अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। टॉपिक हमारा आज है लीज़। हम लीज़ से स्टार्ट करेंगे। लीज़ में से कंफर्म क्वेश्चन आता है, चाहे वो 8 मार्क्स का हो चाहे वो 10 मार्क्स का हो। अगर 8 to 10 मार्क्स पूछता है तो यूजली वो पार्ट सेक्शन ए, हमने कल पढ़ा था 2 सेक्शंस हैं हमारे पेपर में। सेक्शन ए में स्मॉल क्वेश्चंस होते हैं और सेक्शन बी में बड़े क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर उसने पूछना हुआ सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स तक का तो सेक्शन ए में होगा, और अगर उसने पूछना हुआ ज़्यादा मार्क्स के लिए तो फिर कहाँ पे होगा ये सेक्शन बी में। लेकिन कंफर्म क्वेश्चन आता है, आप समझेंगे भी यही कि कंफर्म क्वेश्चन आता है। काफ़ी पास पेपर्स अवेलेबल हैं और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द पास पेपर्स पे भी चले जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था कि मैं बोर्ड पे मेजॉरिटी स्टैंडर्ड लिखूंगा और आप लोग नोट्स बनाएंगे, और यही नोट्स का आपके काम के होंगे। इसी में 2-4 चीज़ें और ऐड करते जाएंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे ज़्यादा बोर्ड पे, कुछ चैप्टर्स के अलावा जहाँ पे हम लोग ज़्यादा नोट्स पे रिलाई कर रहे होंगे। अदरवाइज़ हम लोग ज़्यादा बोर्ड यूज़ करेंगे। तो आप लोग साथ साथ लिखेंगे और लेट्स स्टार्ट जी कि अब IFRS 16 क्या है। डन है। अब IFRS 16 हमारा टॉपिक है। IFRS 16 जो है ना, ये लीज़ पे है। जी सर, किस पे है? लीज़ पे। तो ये हमारा टॉपिक है यार बच्चों। और ये लेक्चर 2 है FAR 2 का। जी सर, किस पे आ गए हैं जी हम लोग, ज़रा जल्दी से बताएं। IFRS 16 लीज पे। डन है। ओके, अब समझने का काम है। अब हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि होता क्या है लीज। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लीज को डिफाइन करता हूँ। क्या करने वाला हूँ? डिफाइन कि लीज भाई है क्या। तो ज़रा सुनते हैं। इसमें ना एक भाई हैं और उस भाई का नाम है मिस्टर बी। क्या नाम है? एक अमीर इंसान है। इनके पास ना एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है जो इनको चाहिए नहीं, मतलब ऑब्वियसली प्रॉपर्टी है उनकी, चाहिए उन्हें, लेकिन वो यूज़ में नहीं है, उनके सरप्लस है। डन है। दूसरी तरफ इस प्रॉपर्टी के लीगल ऑनर कौन है, ज़रा जल्दी से बताएं। ऑब्वियसली मिस्टर बी लीगल ऑनर है, उन्हीं की है ये प्रॉपर्टी भाई। दूसरी तरफ एक और भाई हैं विच इज़ मिस्टर ए। कौन है? मिस्टर ए जो है ना, इनको एग्जैक्टली उसी जगह पे एक प्रॉपर्टी चाहिए बिजनेस के लिए। बिजनेस कर रहा है कोई, वहाँ पे कोई स्टोर बनाने के लिए, हेड ऑफिस बनाने के लिए, वहाँ पे कोई शॉप बनाने के लिए, मतलब कोई भी काम करने के लिए उन्हें एक प्रॉपर्टी चाहिए, या शायद खुद रहने के लिए। लेकिन भाई पैसे नहीं है। बताएं क्या नहीं है? पैसे नहीं है। अब ऑब्वियसली नहीं भी होते पैसे लोगों के पास, पैसे नहीं है। अब इसने कहा यार क्या करूं, तो इसके माइंड में आया यार किसी के साथ जिसके पास वो प्रॉपर्टी है उधर जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ कि मुझे यूज़ करने के लिए दे दो, और साथ में मैं क्या देता रहूँगा उसे, रेंट देता रहूँगा। डन। लेकिन इसका ना एक्सपीरियंस बड़ा बुरा रहा है। जब जब ये इस तरह किसी की प्रॉपर्टी लेता है ना, तो 2-4 माह बाद ही वो कह देते हैं कि चलो निकल। तो इस दफ़ा इसने सोचा हुआ है कि यार मैं कुछ ख़ास पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट में जाऊँगा। डन है। अच्छा, ये जाता है मिस्टर बी के पास। मिस्टर बी को कहता है यार बी, ये तेरी प्रॉपर्टी है, सरप्लस है तेरे पास, तो मुझे दे दे रेंट पे, या मुझे दे दे लीज पे। उसने कहा बिल्कुल ठीक है। मिस्टर बी ने कहा मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बताएं क्या करना है। डन। तो मिस्टर ए ने कहा कि मुझे ये 5 years के लिए चाहिए। डन है। कितने साल के लिए चाहिए? 5 years के लिए। मिस्टर बी ने कहा नहीं नहीं यार 4 साल के लिए। निगोशिएट करना शुरू किए। फाइनली मिस्टर बी की बात मानी गई। तो कितने साल के लिए? 4 years के लिए। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि शुरू में निगोशिएट होती है एक एक बात। डन है। अब टाइम आया, मिस्टर बी ने कहा रेंट बताओ। मिस्टर ए ने कहा यार तो आप बताएं। उसने कहा जी आप मुझे एनुअल बेसिस पे करेंगे थोड़ी देर के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को सिंपल रखने के लिए। मंथली भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को सिंपल रखने के लिए। तो मिस्टर बी ने कहा यार कि आप एनुअल बेसिस पे मैं आपसे पैसे लूँगा, आप मुझे 1 लाख पे करें हर साल। तो मिस्टर ए ने कहा यार भाई 1 लाख तो ज़्यादा है, पहले मुझे 5 साल के लिए चाहिए थी, आपने 1 साल वहाँ पे भी रिड्यूस करा लिया है,
तो यार मेहरबानी करो 80 में फाइनल कर दो। उसने कहा नहीं 90। ये बात क्लियर है। अल्टीमेटली डिसाइड हो गया 90। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो जो वैल्यू है वो भी डिसाइड हो रही होती है कि आपने कितना रेंट देना। ईयर्स भी डिसाइड हो रहे होते हैं, एक एक चीज़ डिसाइड हो रही होती है, यानी एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट हो रहा होता है। डन। तो ये बात माइंड में रखना है कि क्या ड्राफ्ट हो रहा होता है कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट रिटन फॉर्म में हो सकता है मिस्टर बी और ए वैसे ही दोस्त हो गए, यार चलो बातें कर लेते हैं, एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं, एक छोटी सी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं ऑडियो कि हमारी बीच में क्या टर्म्स हैं, लेकिन द टर्म्स आर देयर। तो आगे चल के जब मैं कहूँगा ना ये ऐसे है ये ऐसे है, इसका मतलब है वो चीज़ें ऑलरेडी इन दोनों ने भी बैठ के क्या की होंगी, पहले दिन डिसाइड की होंगी। आगे चल के ना मैं बड़े पंगे करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो पर्पज़ क्या है समझाने का कि एक एक चीज़ डिसाइडेड होती है पहले दिन ही। तो जब मैं वहाँ पे जाके कहूँगा ना अच्छा ऐसा हो सकता है, इन्होंने डिसाइड किया हुआ था, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि हाँ यार कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे उन्होंने किया होगा डिसाइड। डन है। ओके। 4 ईयर्स के लिए अब हुआ क्या ज़रा समझें। मिस्टर बी ने अपना एक एसेट, वर्ड पे और करना ज़रा, यूज़ करने के लिए दिया है मिस्टर ए को। मैं वर्ड क्या यूज़ कर रहा हूँ, यूज़ करने के लिए दिया। बेचा नहीं है उसने, क्या किया। इसको हम कहते हैं कि मिस्टर बी ने ट्रांसफर किया है राइट ऑफ यूज। क्या ट्रांसफर किया। देखो बच्चों, ऑनरशिप जिसकी होती है ना, यूज का राइट भी उसी के पास होता है। मेरे पास एक गाड़ी है, मेरी ऑनरशिप है, भाई ऑनरशिप भी मेरी, गाड़ी भी मेरी, उसको यूज करने का राइट भी मेरा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं वो यूज करने का राइट भाई को दे दूं, तो सर मैं दे सकता हूं, यूज करने का राइट दे रहा हूं। जैसे रेंट पे देते हैं लोग गाड़ी, वैसे ही दोस्त उधार पे दे देते हैं, तो यूज करने के लिए दी जा सकती है। क्या ये बात क्लियर है। अब इसने राइट ऑफ यूज क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। किसको ट्रांसफर किया है राइट ऑफ यूज, मिस्टर ए को। यहां तक सारे साथ हैं। किस चीज को यूज करने का राइट दिया, नाम लिखा हुआ है प्रॉपर्टी। अच्छा, क्या जरूरी है कि प्रॉपर्टी को यूज करने का राइट दिया जाए। क्या ये भी हो सकता है गाड़ी को यूज करने का राइट दे दिया हो, गाड़ी भी तो रेंट पे जा सकती है ना। ये भी तो हो सकता है कोई प्लांट मशीनरी रेंट पे चली जाए, जनरेटर भी तो रेंट पे जा सकता है ना, या नहीं जा सकता। क्या हम यहाँ तक साथ हैं, बोलो दोबारा ये ओके है, आगे बढ़े। गुड। ये जो एसेट्स होते हैं ना जिनकी लीज में हम होते हैं, इनके लिए हम वर्ड यूज किया करेंगे अंडरलाइंग एसेट्स। क्या वर्ड यूज किया करेंगे। देखो स्टैंडर्ड के लिए बड़ा मुश्किल है, प्रॉपर्टी लिखे, प्लांट लिखे, मशीनरी लिखे, कार लिखे, बोला बाइक लिखे, आप तो कुछ भी रेंट पे ले सकते हैं, कोई भी चीज़ लीज पे ले सकते हैं। तो स्टैंडर्ड के लिए बड़ा मुश्किल है, इसलिए स्टैंडर्ड ना एक टर्म यूज कर लेता है उसके लिए। जो एसेट आप लीज पे दे रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं अंडरलाइंग एसेट। क्या बोलते हैं, अंडरलाइंग एसेट्स। क्या बोलते हैं, इस एग्जाम्पल में अंडरलाइंग एसेट क्या है, प्रॉपर्टी। किसी और जगह पे जाएंगे तो गाड़ी होगी, किसी और जगह पे जाएंगे तो मशीनरी होगी। आई होप आप लोग क्लियर हैं। तो मेरे भाई मिस्टर बी ने अपना अंडरलाइंग एसेट बेच दिया है या सिर्फ यूज करने का राइट दिया। अब फर्क है, मैं चाहता हूं ये आपको क्लैरिटी हो कि यूज करने का राइट दिया है, अंडरलाइंग एसेट नहीं दिया। उसका नहीं हो गया क्या इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद प्रॉपर्टी सारी की सारी इसकी हो गई है, नहीं भाई, सिर्फ क्या करने का राइट मिला है, यूज का। जैसे एक रेंट अरेंजमेंट में होता है, बस एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इन लोगों ने, डन है। ओके। मिस्टर ए ने बदले में क्या करना है, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 4 साल का। बदले में मिस्टर ए क्या करेगा, मिस्टर ए इंस्टॉलमेंट्स पे करेगा। क्या पे करेगा, इंस्टॉलमेंट्स भी बोलते हैं, रेंटल्स भी बोलते हैं, जो दिल करे बोल लो आप, लें जी, पेमेंट्स बोल लें। यहां तक साथ है। बदले में क्या देगा, रेंटल्स या इंस्टॉलमेंट्स फॉर अ फिक्स्ड प्री डिसाइडेड पीरियड। ये जो प्री डिसाइडेड पीरियड है, मेरी एग्जांपल में 4 इयर्स है, इसको हम लोग कहते हैं लीज टर्म। बताएं क्या बोलते हैं, लीज टर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, लीज टर्म। क्या हम साथ हैं। अब मेरे बच्चों जरा थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। तो मैं कह सकता हूं ये कॉन्ट्रैक्ट है। क्या कह सकता हूं, अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट के फिर वो सारे फीचर्स हैं, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, सब कुछ है। अच्छा, बाद में ना चल के जब मैं प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ाऊंगा ना, तो मैं बीच में ऐड करूंगा नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट।
ये बात क्लियर है? अभी मैं नहीं ऐड कर रहा। इसका मतलब ये है कि मुझे पता है कि मैंने ये नॉन कैंसिलेबल की बात करनी है, इसको डिटेल में भी बताना है, लेकिन अभी मेरा मसला नॉन कैंसिलेबल नहीं है। अभी मेरा मसला एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी, नाम बोलो, ट्रांसफर करता है राइट ऑफ यूज ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट टू अनदर पार्टी, नाम बोलो, इन एक्सचेंज ऑफ, उसके बदले में क्या लेता है? इन एक्सचेंज ऑफ इंस्टॉलमेंट्स और रेंटल्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। क्या ये बात क्लियर है? ये होता है लीज का कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या ट्रांसफर करती है? राइट ऑफ यूज एसेट। इन एक्सचेंज ऑफ, उसके बदले में क्या लेती है? रेंटल्स या इंस्टॉलमेंट्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। 4 साल, 2 माह, 3 माह, 4 माह, साल, 2 साल, 5 साल, 10, 15, 20, 50, जो भी। यहां तक सारे साथ हैं? पक्का कॉन्ट्रैक्ट समझ आ गया आप लोगों को? देख लो, कोई टेंशन तो नहीं है। थैंक यू। ये जो मिस्टर बी है, ये एसेट देने वाला है या लेने वाला है? एसेट देने वाले का नाम होता है लेसर। क्या बोलते हैं? लेसर। लेसोर भी बोलते हैं कुछ लोग। लेसर है जी। कौन है? लेसर। एसेट लेने वाला लेसी। एसेट लेने वाला कौन है? लेसी। हमारे FAR2 में हम दोनों की काउंटिंग पढ़ेंगे। हम एसेट देने वाले की भी काउंटिंग पढ़ेंगे और हम एसेट लेने वाले की काउंटिंग भी पढ़ेंगे। तो लेसर अकाउंटिंग भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, लेसी काउंटिंग भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। क्या हम यहां तक साथ हैं? बोलो तो बार ये ओके है। और अब ये पूरा वीक हम पढ़ेंगे इस वाले भाई की काउंटिंग। क्या ये बात क्लियर है? तो अभी पूरा वीक किस पे रहेंगे? लेसी पे। नेक्स्ट वीक किस पे रहेंगे? लेसर पे। प्रोसेस हमें लगे मेरे बच्चों को? कोई टेंशन तो नहीं है? चलें थोड़ा सा क्लियर करते हैं अपने माइंड में कि हुआ क्या है। जी सर, कितनी पार्टीज हैं? 2। एक कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी क्या ट्रांसफर कर रही है और ले क्या रही है? इंस्टॉलमेंट्स। और एक फिक्स पीरियड डिसाइडेड है पहले से। ये डिसाइडेड में कितने पंगे हो सकते हैं ये अब आगे चल के मैं बड़ी तमीज़ से समझाने वाला हूँ। जिस पीरियड के लिए दिया हुआ है उसको क्या बोलते हैं? लीज टर्म। हम लीज टर्म पे भी बात करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी बात करेंगे, हम इंस्टॉलमेंट्स पे भी बात करेंगे। अब एक एक चीज़ के ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं ज़रा जल्दी से बताएं? बात करने वाले हैं। लेकिन मेरा कंसर्न अभी क्या है ज़रा जल्दी से बताएं? लेसी या लेसर? लेसी। हम एसेट लेने वाले हैं या एसेट देने वाले हैं? एसेट लेने वाले हैं। यहाँ तक सारे साथ हैं? फिर क्या बन जाएंगे? एसेट देने वाले। डन? क्वेश्चन जब हो जाएंगे फिर एक ही क्वेश्चन में दोनों की काउंटिंग करके देखेंगे कि एक ही अगर क्वेश्चन हो तो दोनों किस तरह सोचेंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि जब आप लेसी सोच रहे हैं तो वो किस तरह सोच रहा है, जो लेसर सोच रहा है वो किस तरह सोच रहा है। क्या ये बात क्लियर है? आपको आइडिया हो गया क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? ये बात समझ लगी है? चलें बताएं क्या ट्रांसफर हो रहा है जी एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ? अंडरलाइंग एसेट नहीं हो रहा। मैं चाह रहा था कि ये गलती को कर ले। अंडरलाइंग एसेट ट्रांसफर उसको यूज करने का राइट ट्रांसफर हो रहा है, सिर्फ यूज करने के लिए दिया भाई, चीज आपकी नहीं होगी। ये बात समझ लगी? कंफर्म है? यहां तक हम साथ हैं? ये प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग अभी बैठे हैं ये इन लोगों ने लीज पे ली है। सपोज करते हैं 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट। डन है? अब मुझे बताएं कि इस पूरे 5 साल में मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है तो हमारा फायदा है, हम क्योंकि हमने रेंट पे ली है, मार्केट वैल्यू के बढ़ने से, या जो ओरिजिनल लैंडलॉर्ड है उसका फायदा है? इस वैल्यू बढ़ने का फायदा किसको होगा भाईजान? हमें नहीं होगा। ये बात क्लियर है? हमें नहीं होगा। किसका फायदा है? सर लैंडलॉर्ड का। वैल्यू बड़ी कम हो जाती है, प्रॉपर्टी की वैल्यूज गिरना शुरू हो जाती हैं तो हमें तो कोई मसला नहीं है भाई, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, वैल्यू बढ़ जाए वैल्यू कम हो जाए हमारा तो कोई मसला नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? तो अंडरलाइंग एसेट ट्रांसफर हो रहा है या उसको यूज करने का राइट? तो हम एज ए लेसी क्या ले रहे हैं? राइट ऑफ यूज। बस चीज हमारी नहीं है। क्या इतनी बात समझ लगी? तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं लेसी की काउंटिंग में। यहां तक साथ हैं आप? गुड। अब मेरे बच्चों करना क्या हम लोगों ने, जरा और करें। सर लेसी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट में उसके पास क्या आ रहा है? राइट ऑफ यूज।
एक राइट आ रहा है, ज़रा राइट पे फोकस करो, कहो राइट आ रहा है, राइट आ रहा है, बोलो बोलो, राइट आ रहा है भाई, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, राइट। स्टैंडर्ड्स कहते हैं और हमारी बेसिक अकाउंटिंग कहती है जो राइट्स होते हैं ना वो एसेट्स होते हैं। राइट्स क्या होते हैं, दोबारा बोलो, राइट्स क्या होते हैं, राइट्स क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। मुझे बताओ राइट्स एसेट्स कैसे होते हैं, राइट्स एसेट्स कैसे होते हैं? तो आंसर है सर हमने बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं राइट्स को एसेट्स। सर एग्जांपल, प्री पेमेंट राइट टू रिसीव सर्विस होता है, मैंने रेंट एडवांस में दे दी है ना, तो मेरा एसेट क्यों है प्री पेमेंट? क्योंकि मेरे पास राइट आ गया है कि मैं उस चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ। मैंने इंश्योरेंस एडवांस में पे कर दी है, प्री पेमेंट एसेट क्यों है? कि मेरे पास राइट है कि मैं इंश्योरेंस सर्विस अगर कोई मसला आया तो वो मुझे ठीक कर देंगे। आप लोगों ने एडवांस में पैसे दे दिए हैं, आपका ये एसेट है, जब तक आप लोग सर्विसेज ले नहीं लेते आपके पास राइट है टू रिसीव सर्विसेज, ये जो एजुकेशन सर्विसेज हैं, डन है। तो प्री पेमेंट एक राइट है। रिसीवेबल क्या है, राइट टू रिसीव कैश, वो भी एसेट है, तो आप रिसीवेबल को भी एसेट कहते हैं, वो राइट है। फिर लाइसेंस आपने सुना होगा एसेट है हमारा, हमने पढ़ना भी इंटेंजिबल एसेट्स। कॉपीराइट्स हमारे एसेट्स हैं, पेटेंट्स हमारे एसेट्स हैं। वो भाई ये सारे राइट्स ही तो हैं, तो आप हर जगह पे राइट्स को क्या मानते आए हैं, एसेट्स। तो यहाँ पे भी जो राइट आपको मिल रहा है वो क्या है, आपका एसेट। मुझे बताएं अंडरलाइंग एसेट आपका एसेट है, वो प्रॉपर्टी आपका एसेट है, या उसको यूज करने का राइट, उसको यूज करने का राइट। क्या ये बात क्लियर है? दोबारा से, लेसी को क्या मिल रहा है इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में, राइट ऑफ यूज एसेट। दोबारा, लेसी को क्या मिल रहा है, राइट ऑफ यूज एसेट, राइट ऑफ यूज एसेट। क्या ये बात क्लियर है? बोलो दोबारा, ये ओके। इसके बदले में अगर आप थोड़ा सा समझो तो एक कॉन्ट्रैक्ट पे लेसी क्या करके बैठा हुआ है, साइन, कि मैं तुम्हें रेंट्स पे करूंगा। तो रेंट पे करने की अपने ऊपर क्या लेके बैठा हुआ है, ऑब्लिगेशन। तो इसका मतलब है इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में लेसी के साथ हो क्या रहा है, लेसी क्या करके बैठा हुआ है, एक राइट ऑफ यूज लेता है और अपने ऊपर एक लायबिलिटी बना लेता है टू पे, और कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बैठा हुआ है। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी है टू पे इंस्टॉलमेंट्स। तो इसका मतलब है दो चीजें आ गई, ये एसेट आया, साथ में लायबिलिटी आ गई। क्या ये बात क्लियर है? मुझे बताएं इस एसेट का नाम क्या है, जल्दी से बताएं, इस एसेट का नाम क्या है, राइट ऑफ यूज एसेट। यहां तक हम साथ हैं? अब ये मैं बार बार क्यों फोकस कर रहा हूं, अंडरलाइंग एसेट नहीं है हमारा, राइट ऑफ यूज एसेट है। जैसे ही पहला क्वेश्चन आप ओपन करेंगे ना, वो कहेंगे यार आप लेसी हैं, गाड़ी की लीज है, गाड़ी की इतनी वैल्यू है। मैं कहूँगा यार गाड़ी की वैल्यू ना देखो, आप कहेंगे सर क्यों? फिर मैं क्या बोलूँगा कि गाड़ी आपने ली ही नहीं है। आपने क्या लिया है? आप राइट ऑफ यूज की वैल्यू पे फोकस करेंगे, गाड़ी की वैल्यू पे फोकस। इस प्रॉपर्टी की लीज में आप प्रॉपर्टी पे फोकस करेंगे, विच इज अंडरलाइंग एन एसेट, अंडरलाइंग एसेट, या आप अपने राइट की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, राइट की वैल्यू। तो इसका मतलब है क्वेश्चन में अगर इसकी को वैल्यू गिवन हुई तो मैं आपको कहूँगा यार ये देखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। क्या मेरे बच्चों को बात समझ लगी? चलें, गुड। अब मुझे बताएं, अकाउंटिंग बनाने लगे हैं हम लोग, बनाएं अकाउंटिंग। अब मुझे ज़रा जल्दी से बताएं कि लेसी क्या अकाउंटिंग करेगा। अब ज़रा लेसी की अकाउंटिंग आने लगी है, क्या करने लगे हम लोग, लेसी की अकाउंटिंग। यहाँ तक सारे साथ हैं? ये अंडरलाइंग एसेट में रेज कर रहा हूँ ताकि ये डिस्टर्ब ना करे हमारी लेसी की अकाउंटिंग को। सर किसकी अकाउंटिंग पे आ गए हम लोग? लेसी की। अकाउंटिंग फॉर लेसी क्या है? डन है? अकाउंटिंग फॉर लेसी क्या है? यहां तक हम सारे साथ हैं? बोलो बार ये ओके है? अब जरा स्टार्ट करते हैं फिर। अकाउंटिंग फॉर लेसी क्या है? सर लेसी क्या करेगा, लेसी के पास क्या आ रहा है, जरा जल्दी से बताएं। राइट ऑफ यूज एसेट। पक्का? एक एसेट आ रहा है, क्या करूं, डेबिट कर दूं? थैंक यू सो मच। तो भाईजान ये क्या करेगा, ये कहेगा डेबिट कर दो। जी सर, किसे डेबिट करवाएगा? राइट ऑफ यूज एसेट को। ये यहां तक हम साथ हैं? तो इसको क्या कर दिया इसने, डेबिट कर दिया। क्या ये बात क्लियर है? ये लेंज। और इसके बदले क्या आया जी? लीज लायबिलिटी। वो कहां पे आई है सर? सर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया कि राइट मुझे दे दे,
यूज़ करने का राइट दे मुझे 4 साल के लिए, मैं तुम्हें पे करता रहूँगा। तो पे करता रहूँगा, तो सर क्या आ गई है? लीज लायबिलिटी। और लायबिलिटी को बुक करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्रेडिट करना पड़ता है। तो सर लेसी की काउंटिंग क्या है सर? लेसी एक राइट ऑफ यूज एसेट बुक करता है और एक क्या बुक करता है? लीज लायबिलिटी। एक क्या बुक करता है? एक क्या बुक करता है? और एक क्या बुक करता है? लीज लायबिलिटी। क्या हम यहां तक साथ हैं? बोलो दोबारा, ये ओके है, कंफर्म है, टेंशन तो नहीं है? अंडरलाइंग एसेट बुक हो रहा है या राइट ऑफ यूज एसेट? यहां तक साथ है, कंफर्म है? अपने नोट्स में पॉइंट बनाओ, ये वाला एसेट नहीं बुक हो रहा, राइट ऑफ यूज बुक हो रहा। पॉइंट बनाओ कि अगर क्वेश्चन में एसेट की वैल्यू भी गिवन हुई, हम वो यूज नहीं करेंगे, हम अपने तरीके से राइट की वैल्यू निकालेंगे। जो तरीका क्या है वो मैं सिखाने वाला हूँ। तो जल्दी से बताएं, एक नोट क्या बना रहे हैं आप लोग? ये नोट थोड़ा छोटा होना चाहिए, सही है? बिल्कुल साइड पे, कहीं पे ऊपर करके, कहीं नीचे करके, यानी बिल्कुल साइड पे, या फिर मेन पेज पे आप लिख लेंगे ये नोट है, इसको जरा हाईलाइट कर लेना। क्या जी? कि अंडरलाइंग एसेट बुक नहीं हो रहा, जो प्रॉपर्टी आप लीज पे ले रहे हैं उसको बुक नहीं करना, उसकी वैल्यू गिवन होगी, उसको इग्नोर मार देना। यहां तक हम साथ हैं? कोई टेंशन तो नहीं है? कोई हल्की सी भी टेंशन है तो पूछ सकते हैं। अब इसको थोड़ा और बेहतर करते हैं। यूजली क्या होता है, यूजली जब आप लीज के कॉन्ट्रैक्ट्स में जाते हैं तो अगली पार्टी आपको कहती है थोड़ा डाउन पेमेंट ही कर दो यार। क्या कर दो? मैं बैंक के पास जाता हूं गाड़ी लेने, बैंक मेरा क्या बन जाएगा? लेसर। मिस्टर बी की जगह क्या आ जाएगा? बैंक। बैंक मेरा लेसर है, मैं लेसी हूं। बैंक मेरा क्या है? मैं क्या हूं? लेसी हूं। बैंक मुझे कहेगा गाड़ी चाहिए भाई, थोड़ा डाउन पेमेंट करो, वो 20%, 30%। पाकिस्तान में आजकल ये बात समझ लगी है, कुछ थोड़े रूल्स भी बन गए हैं कि भाई कितनी डाउन पेमेंट होनी चाहिए मिनिमम। यहां तक हम साथ हैं, कंफर्म है? तो इसका मतलब है समटाइम्स आप लोगों को लीज के कॉन्ट्रैक्ट में जाते हुए इनिशियली डिपॉजिट देना पड़ता है, डाउन पेमेंट देनी पड़ती है, ताकि आप लीज के कॉन्ट्रैक्ट में जा सकें। यहां तक हम साथ हैं? तो मेरे भाई अगर मैंने थोड़े से पैसे दे दिए हैं तो कैश चला गया, तो मुझे बताएं कि इस एंट्री में कहां पे फिट करूं? क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे? क्रेडिट साइड पे, क्योंकि कैश जा रहा है। क्या ये बात क्लियर है? तो ये किस चीज के लिए एंट्री बनाई है? अगर इनिशियली आपने को डाउन पेमेंट दी है तो इसी एंट्री में यहां पे क्या आ जाएगा? कैश। कैश बैंक आपकी मर्जी है, जो दिल करे लिख लें। मुझे बताएं कि ये किसके लिए था, जरा जल्दी से बताएं। डाउन पेमेंट। और डाउन पेमेंट के साथ क्या वर्ड यूज किया जा सकता है? इनिशियल डिपॉजिट। अपफ्रंट अमाउंट भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? अपफ्रंट अमाउंट। अपफ्रंट का मतलब होता है एडवांस में ही दे देना, अपफ्रंट खुद लिख लेना। क्या हम साथ हैं? बोलो दोबारा, ये ओके है? सर ये एक डबल एंट्री है जो आपने बनानी। अब आप कहेंगे चलें सर थोड़ी सी ये बात तो समझ आ गई कि एक राइट ऑफ यूज़ एसेट आ रहा है, राइट ऑफ यूज़ बुक करना है, वो एसेट नहीं बुक करना जो आ रहा है वो हमारा नहीं है, ठीक है। लीज लायबिलिटी भी समझ आती है, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके बैठे हुए हैं, बट व्हाट अबाउट वैल्यूज़? यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए? यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए? ये तो चलो समझ आएगा कि साफ पता होगा डाउन पेमेंट की है, ये तो पता चल जाएगा, बट व्हाट अबाउट वैल्यूज़? यहाँ तक सारे साथ हैं? तो अब हमें ढूंढनी है कि वैल्यू क्या है। क्या ढूंढना है? ढूंढना क्या है? वैल्यूज़। ढूंढना क्या है? ढूंढना क्या है? वैल्यूज़। क्या हम यहाँ तक साथ हैं? बोलो दोबारा, ये ओके है? आगे बढ़ें, चलें आगे। क्या बुक करना है हम लोगों ने, ज़रा जल्दी से बताएं। राइट ऑफ यूज एसेट। और क्या बुक करना है हम लोगों ने? लीज लायबिलिटी। डन है? बढ़े आगे। कैसे बुक करें ये कहानी है। ओके करते हैं बुक, लेकिन ज़रा रुके तो सही। जी सर, इसका ये जो तरीका है कि लेसी क्या किया करेगा? राइट ऑफ यूज एसेट बुक किया करेगा, एक लीज लायबिलिटी बुक किया करेगा। इसको हम कहते हैं ये अकाउंटिंग मॉडल है। क्या बोलते हैं? क्या अकाउंटिंग मॉडल है जी लेसी का? यानी अकाउंटिंग करने का तरीका है। क्या तरीका है? लेसी क्या करता है? एक क्या बुक करता है? एसेट। नाम क्या है उसका? फोकस करना है इस बात पे। और दूसरा डन है? इसको क्या बोलते हैं हम? अकाउंटिंग मॉडल ऑफ लेसी। और हर लेसी यही करेगा। मैं क्या बोल रहा हूं? हर लेसी यही करेगा। हर लेसी यही करेगा। हर लेसी यही करेगा। क्या करेगा हर लेसी?
जब भी लेसी लीज का कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो लेसी कहेगा यार एक राइट ऑफ यूज एसेट बनाओ, एक लीज लायबिलिटी, मेरा यही तरीका है। यहां तक सारे साथ हैं? तो इसको हम कहते हैं कि एक ही तरीका है, सिंगल अकाउंटिंग मॉडल फॉर लेसी। और वो मॉडल क्या है, वो तरीका क्या है? लेसी पहले दिन ही बैठेगा, क्या करेगा? राइट ऑफ एसेट और लीज लायबिलिटी बनाने का। यहां तक हम साथ हैं? इसमें कोई टेंशन तो नहीं है? सर ये क्या, आप क्यों बता रहे हैं आप सिंगल अकाउंटिंग मॉडल अवेलेबल है, ये अकाउंटिंग मॉडल है लेसी का, क्यों बता रहे हैं आप? तो सर आंसर है, इसलिए बता रहा हूं कि इसकी दो एक्सेप्शंस भी हैं। यानी दो सिचुएशंस ऐसी हैं जब लेसी कहेगा यार रुको जरा, यहां पे मैं ये वाला काम नहीं फॉलो करूंगा। यहां तक हम साथ हैं? ओके सर कितनी एक्सेप्शंस हैं? 2 एक्सेप्शंस हैं। कितनी? 2 एक्सेप्शंस हैं। एक एक्सेप्शन का नाम है सस्ते एसेट्स, जब लो वैल्यू अंडरलाइंग एसेट्स होंगे। जल्दी से बताएं क्या होंगे? लो वैल्यू अंडरलाइंग एसेट्स। जब लो वैल्यू अंडरलाइंग एसेट्स होंगे, सस्ते एसेट्स। सर बाहर ना रिवाज है हर चीज इंस्टॉलमेंट्स पे लेने का। आपने फोन भी लेना है ना तो आप किस पे ले लेंगे? इंस्टॉलमेंट्स पे। पाकिस्तान में भी अभी ये चीज़ आ रही है, जैसे जैसे पाकिस्तान में फ़ोन महंगे हो रहे हैं ना तो बैंक्स ऑफर करती हैं 12 माह के लिए इंस्टॉलमेंट्स पे ले लो फ़ोन। ये बात क्लियर है? तो 12 माह लीज का कॉन्ट्रैक्ट, 12 माह के लिए राइट ऑफ यूज़ फ़ोन दिया किसको? बैंक ने मिस्टर ए को। मिस्टर ए बन गया लेसी। अब फ़ोन एक इतनी को महंगी चीज़ नहीं है इटसेल्फ, मतलब आपको लग रहा होगा बड़ी महंगी है, मतलब वो तो हमारी गुर्बत की वजह से लग रहा है ना हमें कि महंगी है, अदरवाइज कंपनीज़ के लेवल पे कोई बड़ी वैल्यू नहीं है। डन हो गया। अब अगर एक एसेट सस्ता है ना तो उसको यूज़ करने का राइट तो और सस्ता होगा। क्या ख्याल है? तो इसलिए स्टैंडर्ड कहता है यार पंगे में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो लो वैल्यू अंडरलाइंग एसेट, सस्ते एसेट्स की लीज में हम ये काम नहीं करेंगे। सर हम क्या करेंगे? सर ये मैंने डिटेल में पढ़ाना है। सर अगर आपने बाद में डिटेल में पढ़ाना है तो अभी क्यों पढ़ा रहे हैं? फिर आप फिर एक ही दफ़ा पढ़ा देते हैं। सर आपने याद करने हैं स्टैंडर्ड। सर अगर आपको ये यहाँ पे बात नहीं ना पता कि एक्सेप्शंस हैं आगे चल के, तो फिर आप लोगों को आखिर तक नहीं याद होना। आपको यहाँ भी पता होना चाहिए 2 एक्सेप्शंस हैं, उनको मैंने डिटेल में जाके पढ़ना है। ये बात समझ लगी? आगे चलें। एक एक्सेप्शन लिखी है, दूसरी एक्सेप्शन सर शॉर्ट टर्म लीजेस। शॉर्ट टर्म लीज क्या होती है सर? 12 माह तक की लीज, 8 माह की लीज, 12 माह की लीज, शॉर्ट टर्म लीज। उसमें भी कहा जाता है ये फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर 2 माह के लिए मैंने बिल्डिंग रेंट पे ली है, मैं एक होटल में जाता हूँ सिर्फ 4 दिन के लिए वहाँ पे रहना है, तो घर एक मैंने लिया है रेंट पे 4 दिन के लिए। डन है? मैंने गाड़ी ली है लीज पे सिर्फ 4 माह के लिए, मैंने घर लिया है सिर्फ और सिर्फ 8 माह के लिए, तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग? शॉर्ट टर्म लीज। शॉर्ट टर्म लीज में आप एक एसेट बनाएं, एक लायबिलिटी बनाएं, वो एक ही साल में ख़त्म हो जानी है, तो भाई बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, इतना पंगे में पड़ने की ज़रूरत ही क्या थी? क्या ये बात क्लियर है? तो 2 एक्सेप्शंस हैं इसकी। कितनी एक्सेप्शंस हैं? 2। लेट मी समराइज दिस कि मैंने अभी तक क्या पढ़ाया। कितने लीज के कॉन्ट्रैक्ट में लोग होते हैं? 1 का नाम क्या है? लेसर। दूसरे का नाम क्या है? थैंक यू। हम किसकी काउंटिंग कर रहे हैं? लेसी की। लेसी हर लीज के कॉन्ट्रैक्ट में क्या करेगा? राइट ऑफ यूज एसेट बुक करेगा, एक लीज, और अगर कोई डाउन पेमेंट हुई तो कैश भी आ जाएगा। डन? क्या हर जगह पे ये करेगा या कोई एक्सेप्शंस है? सिंगल अकाउंटिंग मॉडल है, लेकिन कोई एक्सेप्शन है? कितनी? 2। कौन कौन सी? और ये कब पढ़ेंगे एक्सेप्शंस के बारे में कि क्या अकाउंटिंग होगी वहां पे? ये आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। क्या ये बात समझ लगी? प्रोसेस समझ लग गया? जी सर। हर लेसी क्या करता है? राइट ऑफ यूज एसेट बुक करता है और लीज लायबिलिटी। अब एक एमसीक्यूज आता है। क्या आता है? एक एमसीक्यूज, वो कहता है कि हर लीज में हमेशा लेसी को राइट ऑफ यूज एसेट और लीज लायबिलिटी बुक करना है। तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि इसकी क्या एक्सेप्शंस अवेलेबल। क्या मेरे बच्चों को साथ समझ लग रही है? कोई टेंशन तो नहीं है? तो हल्की सी भी कंफर्म है? ओके यार, 5 माह की लीज की है हमने, ये करें या एक्सेप्शन लगा दें? एक्सेप्शन। डन है? कंफर्म? बाकी उसमें क्या पंगे हैं? लो वैल्यू अंडरलाइंग एसेट में और क्या क्या आ सकता है? लैपटॉप आ सकता है, स्मॉल ऑफिस फर्नीचर, छोटी छोटी चीज़ें। ये बात क्लियर है? बाकी देखेंगे चल के एक्सेप्शंस में, लेकिन ये वाली मॉडल आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। समझ आ गया?
अब एक और बात बताने लगा हूं मैं, स्टार्ट करूं। दो डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है लीज के कॉन्ट्रैक्ट में। एक डेट है जब टर्म्स एग्री हो रही हैं, यानी मैं इस भाई के पास प्रॉपर्टी है, मैं इसके पास जाता हूं, मैं कहता हूं यार भाई प्रॉपर्टी चाहिए, ये कहता है सर 2 दिन बाद आए कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हम बेसिक बातें डिसाइड कर लेते हैं और 2 दिन बाद मैं जाता हूँ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता हूँ तो वही बातें लिखी हुई हैं जो हमारी डिसाइड हुई थी। ये बात क्लियर है? तो हम क्या कर लेते हैं साइन। ये भाई है, मैं इससे प्रॉपर्टी चाह रहा हूँ लीज़ पे, मैं इसके पास जाता हूँ, ये कहते हैं सर हाँ अवेलेबल है, आए कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हम बैठते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। तो एक होता है कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन आपने किया, उस दिन को कहते हैं इंसेप्शन डेट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंसेप्शन डेट। दोबारा बोलो, क्या बोलते हैं? इंसेप्शन डेट क्या है? जब टर्म्स क्या हो जाती हैं? एग्री। ये बात क्लियर है? जब मेजर सब्सटेंशियल टर्म्स क्या हो जाती हैं? एग्री। इन अदर वर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट याद रहे रिटर्न फॉर्म में होना ज़रूरी नहीं होता, ऑरली भी हो जाते हैं। यहाँ तक सारे साथ हैं? फिर मैं उसे कहता हूँ यार कि चलो कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा हो गया, प्रॉपर्टी कब मिलेगी मुझे? इसने कहा सर पेंट हो रहा है, ये फर्स्ट को ले लीजिएगा। इसका मतलब ये है कि अब कुछ दिनों बाद या 1 माह बाद या 2 माह बाद वो कहेगा यार टेनेंट को सर नोटिस देना है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैं उसको नोटिस दूंगा, 2 माह उसने कहा था मुझे चाहिए, 2 माह बाद ले लीजिएगा। इसका मतलब ये है कि एक दिन है टर्म्स एग्री होने का दिन, और दूसरा दिन क्या है? जब आपको वो एक्चुअली एसेट मिल जाएगा फॉर यूज, जब एक्चुअली एसेट आपको ट्रांसफर हो जाएगा कि यार करो यूज, यानी जिस दिन एसेट अवेलेबल हुआ। क्या ये बात क्लियर है? इस दिन को कहते हैं कमेंसमेंट ऑफ लीज। क्या बोलते हैं? कमेंसमेंट ऑफ लीज। तो सर ये वाली एंट्री कब पास करनी है? आप बताएं मुझे, आपको क्या लग रहा है किस दिन होनी चाहिए? कमेंसमेंट पे होनी चाहिए या इंसेप्शन पे होनी चाहिए? कमेंसमेंट पे होनी चाहिए भाई, उससे पहले तो राइट था ही नहीं मेरे पास, कॉन्ट्रैक्चुअली आया था लेकिन मिला थोड़ी था कुछ। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जरा जल्दी से बताएं, ये वाली डबल एंट्री किस दिन पास होनी है? कमेंसमेंट डेट पे। तो लिख दूं यहाँ पे कमेंसमेंट डेट, लें जी, याद रह जाएगी? लें जी, कमेंसमेंट डेट पे ये डबल एंट्री पास होनी है। हाँ, कैलकुलेशंस आप किधर बैठ के कर लेते हैं सारी की सारी, जो भी मैंने अभी कैलकुलेशन सिखानी है वो आप कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि पता चल जाता है आपको, तो आप उस दिन बैठ के क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन सारी कर लेते हैं। बाकी जो भी पंगे होते हैं, लो वैल्यू है नहीं है, एक्सेप्शन लगनी है नहीं लगनी, ये सारे काम आप कब करने बैठ जाते हैं अकाउंटेंट? जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट उसके पास आता है। लेकिन एंट्री किस दिन बनानी है, ये काम शुरू कब करना है? कमेंसमेंट डेट पर। क्या ये बात क्लियर है? कमेंसमेंट डेट के नीचे छोटा सा करके क्या लिखना है आप लोगों ने? व्हेन एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। डन है? कंफर्म है? इट्स अ स्टार्ट व्हेन एसेट इज ट्रांसफर्ड टू लेसी, व्हेन एसेट इज अवेलेबल विद लेसी। ये बात समझ लगी? बोलो दोबारा, ये ओके है? कंफर्म है? पक्का हो गया? अब मेरे बच्चों अगर इतनी बात समझ लग गई है तो अब हम लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है। सर मैं कितने का राइट ऑफ यूज एसेट बुक करूं, मैं कितने की लीज लायबिलिटी बुक करूं? अब जरा और करना है आपने। अब क्वेश्चन करने का तरीका होता है एक, वो तरीका एक क्या है कि आप सबसे पहले लीज लायबिलिटी को हिट करेंगे। स्टेप 1 क्या होगा और ये स्टेप 2 होगा। ये मैंने छोटा सा करके लिख दिया। ये बात क्लियर है? तो इसका मतलब है जब भी मैं क्वेश्चन कराया करूंगा मैं सबसे पहले टारगेट किसको किया करूंगा, क्या कैलकुलेट करने की कोशिश किया करूंगा, और यही तरीका होना है। वर्किंग में साथ साथ ओपन कर लूंगा लेकिन मैं कैलकुलेशन किसकी तरफ भागूंगा? पहले लीज लायबिलिटी। अब इसकी वजह क्या है अभी थोड़ी देर में समझ आने वाली है। क्या आप लोगों को लीज कॉन्ट्रैक्ट और लेसी का मॉडल समझ आ गया है क्या होता है? चलें पक्का करें जी। सर लेसी की काउंटिंग करने के लिए वो बोल रहा है, आपके माइंड में पहली एक बात जो आएगी वो क्या है बताएं? पहली एक बात जो आएगी वो क्या है? जी सर एक ही मॉडल है, एक राइट ऑफ यूज एसेट बुक करना है और एक, हाँ 2 एक्सेप्शंस हैं, 2 बोलना यही है कि एक ही तरीका है, फिर साथ ही क्या कह देना, 2 एक्सेप्शंस हैं। जाना ये बोलने का तरीका है, स्टैंडर्ड भी यही बोलता है। यहाँ तक हम साथ हैं? बोले आप सिंगल अकाउंटिंग मॉडल मतलब एक ही तरीका, सही है? ये एक ही तरीका है। लेसी क्या करेगा? ये करेगा। लेसी क्या करेगा? ये करेगा। सर कोई एक्सेप्शन है? हाँ 2 हैं। ये बात क्लियर है? वहां पे भी ना चॉइस है, वहां पे भी क्या है, मतलब अगर कोई बंदा कहता है यार मैं नहीं पंगा पढ़ना चाहता ये एक्सेप्शन तो ठीक है यही करें, इसीलिए कहते हैं कि एक ही मॉडल है। हाँ उसको चॉइस दे दी गई है कि यार अगर सस्ता एसेट है तो वैल्यू इतनी मटीरियल नहीं है,
और मटेरियल चीज़ों पे स्टैंडर्ड लगता है, जो बड़ी वैल्यू, यानी जिसका किसी के डिसीजन से कोई ऐसी वैल्यूज़ जो लोगों के डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है, उसी पे सही स्टैंडर्ड लगता है। और जो वैल्यू छोटी सी वैल्यू है उसका जो मर्जी कर लो। वो बचपन में पढ़ाते होते हैं हम लोग कि डस्टबिन है ना, डस्टबिन, ये कॉलेज डस्टबिन खरीदता है और वो बड़े वाली डस्टबिन है, वो 2 साल पड़ी रहेगी, यूज़ होती रहेगी, लेकिन हम कभी नॉन करेंट एसेट नहीं बनाते। 4 साल भी पड़ी रहे तो हम नहीं बनाते, वैल्यू इतनी थोड़ी होती है, हम कहते हैं उठा के बीएनएल में भेज दो। स्टैंडर्ड्स किस वैल्यू पे लगते हैं? मटीरियल आइटम्स के ऊपर, तो वो ज़्यादा मटीरियल ही नहीं है, इसलिए हम पंगे में नहीं पड़ते। यहाँ तक हम सारे साथ हैं। अब आ जाओ यार मेरे बच्चों, वैल्यू फाइंड करनी है। तो मुझे बताओ पहले मैंने क्या कहा, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? लीज लायबिलिटी की। यहाँ तक सारे साथ हैं। इसको हम लोग कहते हैं, वैल्यू कैलकुलेट करने को हम कहते हैं हमेशा मेजरमेंट। क्या बोलते हैं, ज़रा जल्दी से बताएं? मेजरमेंट। अब मुझे बताएं कि कितनी चीज़ों की मेजरमेंट करनी है आपने? 2। एक किसकी करनी है और दूसरी, लेकिन सबसे पहले किसकी करेंगे? लीज लायबिलिटी की। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर लीज लायबिलिटी की इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी? लीज लायबिलिटी की इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी? यहाँ तक हम साथ हैं। किस पे होगी थी इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी? तो ज़रा गौर करना बच्चों। अब हमारा टॉपिक है पहले दिन की मेजरमेंट। सर ये स्टैंडर्ड बिल्कुल उसी तरह चल रहा है जिस तरह आप सोचेंगे। डन है? तो लेसी के लिए क्या सोचना है? एसेट लायबिलिटी बुक करना है। फिर क्या सोचना है? अच्छा लायबिलिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं, एसेट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इनिशियल मेजरमेंट लेसी की पढ़ रहे हैं हम लोग, लेसी पढ़ रहे हैं हम, लेसर पे नहीं है, तो लेसर ना सोचना अभी। डन? अब सर क्या करूं? इनिशियल मेजरमेंट कितने चीजों की करनी है आप लोगों ने, जरा जल्दी से बताएं मुझे। एक आप लोगों ने करनी है लीज लायबिलिटी, मैं यहां पे स्टेप 1 लिख रहा हूं, ठीक है, लीज लायबिलिटी की। और स्टेप 2 क्या होगा? ये लें जी, ये, लेकिन अभी मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा। स्टेप 2 क्या होगा? राइट ऑफ यूज। ये ROU बोलते हैं हम इसे, तो ROU एसेट, राइट ऑफ यूज एसेट। यहां तक हम साथ हैं? लें जी, मेरा मसला अब लीज लायबिलिटी है, तो क्या हम साथ हैं? हम स्टार्ट करें लीज लायबिलिटी की काउंटिंग। अब यहां पे मैं समझाऊंगा, बहुत ही मजेदार किस्म की बातें हैं, लेकिन बिल्कुल बेसिक स्टाइल से। स्टार्ट करें? ओके। मुझे बताओ कि जितनी बातें भी मैं करूंगा ये कॉन्ट्रैक्ट में पहले दिन डिसाइडेड होती हैं नहीं होती? होती हैं। डन है? पहले दिन से ये बातें स्टैंडर्ड्स में होंगी, लेकिन ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। मुझे बताओ, मैं लायबिलिटी बनाना चाहता हूँ पहले दिन, मेरा 4-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैंने उसे कहा यार तुम्हें 1 लाख पर मंथ दूंगा, 80,000 पर मंथ दूंगा, 90,000 पर मंथ दूंगा, कोई भी एक वैल्यू डिसाइड होगी। तो सर मुझे बताएं, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, 1 साल बाद मैंने कितना देना है? सपोज करें 1 लाख। फिर 1 साल बाद दोबारा एनुअल पेमेंट चल रही हैं, दोबारा कितना देना? 1 लाख। तीसरे साल दोबारा कितना देना? 1 लाख। चौथे साल दोबारा कितना देना? 1 लाख। तो मुझे ज़रा बताएं, अगर ये लिखना नहीं है, मुझे बताएं कि अगर मैं कहूँ कि यार पहले साल के एंड पे देना है मैंने 1 लाख, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। दूसरे साल के एंड पे मैं 1 लाख दूंगा तुम्हें, 4 साल के लिए मुझे बस दे दो प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए लीज पे। तीसरे साल के एंड पे भी मैं 1 लाख, चौथे साल के एंड पे भी 1 लाख। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरे पे कितनी लायबिलिटी आ गई है, तो मुझे बताएं कितनी लायबिलिटी है? साफ सामने नजर आ रही है। कितनी? 4 लाख। कितनी? कितनी? पक्का? गलत है, 4 लाख लायबिलिटी नहीं है। ये बात क्लियर है? अब जब आप लोगों को थोड़ा सा जोश आना ना कि लीज पढ़ता हूं और क्वेश्चन आप लेके बैठेंगे कि चलो आता तो है, क्वेश्चन ही शुरू करता हूं, पहली गलती जो आप करते हैं ना वो ये करते हैं कि सर कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं? 4, 1 लाख की इंस्टॉलमेंट है, 1 लाख इंटू 4 करें, 4 लाख की लायबिलिटी बुक कर लें। नहीं है 4 लाख की लायबिलिटी भाईजान, ये 1 लाख जो पे करना है 1 साल बाद पे करना है, और जो अगला 1 लाख है वो 2 साल बाद पे करना है, तीसरा तीसरे साल के एंड पे करना है, चौथा चौथे साल के एंड पे करना है। ये फ्यूचर वैल्यूज हैं। ये कौन सी वैल्यूज हैं? फ्यूचर। आप लायबिलिटी पहले दिन बुक करना चाह रहे हैं, तो बताएं आप में और 1 साल की गैप, 1 साल बाद जो इंस्टॉलमेंट पे होनी है कितना गैप है? तो आप 1 साल की प्रेजेंट वैल्यू लेंगे और दूसरी पेमेंट में कितना गैप है? तो कितनी क्या लेंगे आप? दूसरे -2 करके प्रेजेंट वैल्यू लेंगे आप।
प्रेजेंट वैल्यू लेंगे 2 साल के गैप के साथ, और तीसरी पेमेंट में और आप में कितना गैप है 3 साल का, तो वहां पे आप क्या करेंगे 3 सालों का गैप के साथ प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, और चौथे साल तो मेरे भाइयों लायबिलिटी क्या होनी चाहिए, सीधा सीधा इंस्टॉलमेंट्स ऐड करके, या पक्का बोलो जरा ये ओके है, क्या लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या समझ लग रही है, कोई टेंशन तो नहीं है, तो जल्दी से बताएं जरा। पहली गलती मैंने क्या करवाई है तुम लोगों से जानबूझ के कि इंस्टॉलमेंट सीधी ना ऐड करके बैठ जाना, ये बात क्लियर है। आइए आप देखेंगे जब टेस्ट होगा ना, तो एक आधा को बच्चा जिसने कोई ज़्यादा गौर नहीं ना किया होगा वो कहेगा यार टेस्ट तो दे देता हूँ, वो ये काम करके बैठा होता है, या वो पूछेगा सर ऐसे कर लेते हैं, और भाई नहीं कर सकते, ये फ्यूचर के कैश आउटफ्लोज हैं, फ्यूचर में देने हैं आपने, लायबिलिटी आज चाहिए तो आज की प्रेजेंट वैल्यू लेंगे आप। तो मुझे ज़रा जल्दी से बताएं लीज लायबिलिटी की मेजरमेंट में मैं पहली बात क्या लिखूं, पहला वर्ड क्या आना चाहिए लीज लायबिलिटी में, बताएं, बोल नहीं रहे तुम लोग, प्रेजेंट वैल्यू, यहां तक साथ हैं, तो बताएं जी लीज लायबिलिटी की इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी, तो सर आंसर है प्रेजेंट वैल्यू पे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट्स, फ्यूचर लीज पेमेंट्स, ये लेंज, यहां तक हम साथ हैं। फ्यूचर लीज पेमेंट जो पेड है या जो अनपेड है, सर जो पेड है वो आपकी लायबिलिटी होगी, मुझे बताएं यार आप, सर ऑब्वियसली जो अनपेड है अभी जो पे होनी है वही लायबिलिटी है, तो जरा जल्दी से बताएं क्या है जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट्स, फ्यूचर लीज पेमेंट्स। अब मैंने ज्यादा फोकस किस पे किया है, प्रेजेंट वैल्यू पे, क्या ये बात क्लियर है। अब आपको पता है ना हमारे एमसीक्यूज भी हैं, ये बात समझ लगी, और एक एक नंबर के एमसीक्यूज भी आते हैं, तो हो सकता है वो आपसे पूछे लीज लायबिलिटी क्या होती है, और उसमें प्रेजेंट वैल्यू स्किप करके बाकी एमसी बना रहा हो, और एक में सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू हो, तो क्या करेंगे जरा जल्दी से बताएं, प्रेजेंट वैल्यू वाला पिक करेंगे। आप मेरे साथ हैं, पक्का, टेंशन तो नहीं है, गुड। सो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर लीज पेमेंट्स। अच्छा सर को और बात, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब ये पल्ले बांध लेना है, FAR 2 में जब भी मैं कहूँ कि प्रेजेंट वैल्यू पे लेना है, सर आप ये कब कब कहेंगे, जब जब फ्यूचर में पेमेंट्स होंगी ना और मुझे आज लायबिलिटी बनानी पड़ेगी, तो मैं हमेशा प्रेजेंट वैल्यू रिकॉर्ड करवाऊंगा। सर आप और भी कहीं पे रिकॉर्ड करवाएंगे, बिल्कुल करवाऊंगा, कंसोलिडेशन का अगला टॉपिक है वहाँ पे करवाऊंगा, लेसर इसके बाद टॉपिक है उसी में करवाऊंगा, यानी 16 में तो चल ही रहा होगा, फिर सर मैं आप लोगों को IAS 37 पढ़ाऊंगा, वहाँ पे बताऊंगा, फिर मैं IFRS 15 पढ़ाऊंगा, वहाँ पे बताऊंगा। जब जब पेमेंट्स का आना जाना फ्यूचर में होगा, तो अब तब आप क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यूज में लेंगे, ये बात समझ लगी। तो वहाँ पे ना एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एक बात, और वो है कि किस इंटरेस्ट रेट पे प्रेजेंट वैल्यू लें, क्या हो जाएगी, किस इंटरेस्ट रेट पे प्रेजेंट वैल्यू लेना। और ये इंटरेस्ट रेट एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है, आप क्वेश्चंस पे जाएंगे, आप कहेंगे सर ये क्या है, रेट ही खेली जा रहा है हमारे साथ, वो ये 3 रेट्स दे दिए, मैं क्या कौन सा यूज करूं, क्या ये बात क्लियर है। आप कहेंगे सर कभी ये यूज करता है, कभी ये, क्या हो रहा है मेरे साथ, तो ये पास्ट पेपर्स में आपका मसला है, और इस मसले का हल मैं बताने लगा, क्या ये बात क्लियर है। तो प्रेजेंट वैल्यू लेनी है, प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपको एक रेट चाहिए होता है, इंटरेस्ट रेट, तो वो इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए आज से, ये बात क्लियर है। सर किस रेट पे सर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट्स किस पे सर, तो सर आंसर है आप लोगों को चाहिए एट इंटरेस्ट रेट, एट इंटरेस्ट रेट लें सर। अब इंटरेस्ट रेट में ना एक है पहला इंटरेस्ट रेट और एक है दूसरा इंटरेस्ट रेट। देखें प्रायोरिटी पहले वाले को है, प्रायोरिटी किसको है, पहले वाले को, जल्दी से बताएं प्रायोरिटी किसको है, पहले वाले को। अगर दोनों गिवन हुए तो मैं कौन सा यूज कर लूंगा, पहले वाला। अगर उसने मुझे कहा वो पहले वाला नहीं है तो मैं क्या करूंगा, ये बात क्लियर है, कंफर्म है, कंफर्म है, बोलो रही ओके है, ओके। अब मुझे बताएं क्या रेट है जी सर, क्या रेट है सर। सर पहले वाले को कहते हैं इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट छुपा हुआ कहते हैं इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट इन अ लीज कॉन्ट्रैक्ट, इन अ लीज कॉन्ट्रैक्ट बाय लेसर। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, यहां पे ना बाय लेसर है, ये ले सर जो रेट आपसे लेसर कमा रहा है एक्चुअली में,
सर ये लेसर आपको बताता ही नहीं है कि एक्चुअली क्या कमा रहा है, बस वो कह रहा होता है 10% रेट है, एक्चुअली 10% नहीं कमा रहा होता, वो कुछ ज़्यादा कमा रहा होता है। तो सर ये इम्प्लिसिट इन लीज यानी वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ है और जो लेसर एक्चुअली कमा रहा है, और लेसर नॉर्मली नहीं बता, इसलिए वो अक्सर कहा करेगा इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट इज नॉट अवेलेबल टू लेसी। इसका क्या मतलब है कि लेसर ने लेसी को नहीं बताया। ये बात क्लियर है? तो जब नहीं बताया तो मेरे पास ये ऑप्शन रही या खत्म होगी? खत्म होगी। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर अगले रेट पे जाना पड़ेगा। डन है सर? इस क्वेश्चन को और मुश्किल कैसे कर सकता है? आप खुद सोचें कैसे मुश्किल कर सकता है। समटाइम्स डाटा दे के पता क्या कहेगा, क्या कहेगा कि भाईजान जरा कैलकुलेट करना। सर आप कौन सा को आम प्रोफेशनल बॉडी के स्टूडेंट हैं, आप आई कैप के स्टूडेंट हैं, रुकना तो है ही नहीं उसने। क्या ये बात क्लियर है? तो बताएं जरा, समटाइम्स क्या होगा, ये कैलकुलेट भी करवा सकता है। ये बात क्लियर है? ये बात मैं सिखाऊंगा जब मैं लेसी सिखा चुका हूँगा, लेसर सिखा चुका हूँगा, फिर मैं क्वेश्चन एक दिन लेके आऊँगा, मैं कहूँगा ओए जी सर कौन सा रेट यूज़ करते हैं लेसी के लिए? आप कहेंगे सर इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट। मैं कहूँगा अच्छा आज गिवन नहीं है, फिर आ जाओ। फिर क्लियर है? अभी आप लोगों को पता होना चाहिए ये रेट यूज़ करते हैं, आगे चल के मैं बताऊँगा भाई ये भी गिवन ना हो तो कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें ना एक बात मैंने हाईलाइट की, आप गौर नहीं कर रहे उस पर थोड़ा सा, बाय लेसर, यानी ये किसका रेट है? लेसर का। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना पड़ा तो फिर मैं किसका डाटा यूज़ करूँगा? लेसर का। तो बड़ा मज़ेदार काम होना है। क्या ये बात क्लियर है? और हम इंशाल्लाह करेंगे भी। ये बात क्लियर है? अब मुझे बताएं ज़रा, लेकिन अभी आपकी ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको अभी पता क्या पता होना चाहिए? गिवन होगा या बता देगा नहीं है, अभी आपके माइंड में ये होना चाहिए। लेकिन मैंने आप लोगों को फ्यूचर दिखा दिया है कि हम आखिरी दिनों में इस स्टैंडर्ड में क्या कर रहे होंगे। यहाँ तक हम साथ हैं। अच्छा ये इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट इन लीज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर? वो रेट जो एक्चुअली लेसर कमा रहा होता है लेकिन पता नहीं होता। कभी कभार लेसर बता भी देते हैं लेकिन नॉर्मली नहीं बताते। क्या ये बात क्लियर है? दूसरी तरफ आ जाएं, अगर ये गिवन ना हुआ तो क्या करेंगे? फिर यूज करेंगे आप इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ लेसी। ये लेसी का ही रेट है और ये रेट ऑफ लेसी। सर ये क्या होता है? अगर आज लेसी उधार लेने जाए सिमिलर टर्म्स पे, अगर आज लेसी लीज के कॉन्ट्रैक्ट में चला गया, अब लेसी कहता है यार मैं उधार लेने जाता हूँ सिमिलर टर्म्स पे, जितनी ये लीज टर्म है इतनी लीज टर्म पे, ऐसे ही एसेट आज अगर मार्केट से ढूंढना जाऊँ तो लोग मुझे क्या रेट कोट कर रहे हैं? जरा वर्ड पे गौर करो, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ लेसी। यानी आज इंक्रीमेंटल का मतलब है और उधार लेने चला जाए मार्केट में, तो क्या बोरिंग रेट है? बोरिंग रेट मतलब उधार लेने का रेट ऑफ लेसी। अच्छा ये अजम्पशन क्या है? ये क्यों रेट यूज करते हैं? क्योंकि हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि अगर आज मैं जाऊँ ना, आज मार्केट में जाऊँ मैं एक बैंक के पास जाऊँगा ना, तो वो जो मुझे रेट कोट करेंगे ना, दूसरी बैंक भी वही रेट कोट करेगी, तीसरी भी वही कोट करेगी। तो आपको जो रेट मिल रहा है ना सिमिलर टर्म्स वाले लोन पे, सारे के सारे वही ऑफर कर रहे हैं। तो ये वाला रेट मुझे ये समझाएगा कि लेसर ने भी इतना ही कमाया होगा मुझे। इसका मतलब है ये रिफ्लेक्शन है इस रेट की, इसलिए स्टैंडर्ड कहता है चलो ये यूज कर लो। अब जल्दी से बताएं, अगर उसने दोनों दे दिए और उसने कहा लेसी को दोनों पता है तो कौन सा यूज करेंगे? लेकिन अगर उसने इम्प्लिसिट रेट दिया हुआ, अब देखो ना हमारा एग्जामिनर पता नहीं क्या करता है, रेट दे देगा दोनों, कहेगा नीचे लाइन पता क्या लिखी होगी, वो लेसी को ना ये रेट पता नहीं है। अब लाइन ये लिखी होगी, अब बच्चे ने जल्दी से क्या किया होगा? इम्प्लिसिट रेट जल्दी से यूज करके पूरा क्वेश्चन कर लिया। अब वो क्वेश्चन के एंड पे आएगा, लिखा होगा दिस रेट इज नॉट अवेलेबल टू लेसी। बंदा कहेगा वो अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब लेसी को पता ही नहीं है। पता ही नहीं है तो आपने ये यूज नहीं करना था। आप कहेंगे ओ यार ये तो सारा कर काटना पड़ गया। तो अकल करनी है, क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना। क्वेश्चन में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो तो पहले पढ़नी है आपने क्वेश्चन शुरू करने से पहले। ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि भाईजान इधर उधर की जो बातें होती हैं वो पहले पढ़ लेना, नहीं तो पूरा क्वेश्चन ही हिला के रख दोगे तुम लोग। तो पूरा क्वेश्चन एक दफ़ा पढ़ लेना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग अ क्वेश्चन। क्या ये बात क्लियर है? कंफर्म है? चलें बताएं, जल्दी से बताएं, दोनों रेट्स अवेलेबल हुए तो क्या लेंगे? अगर ये अवेलेबल ना हुआ तो, ये हुआ ही ना, उसने लिख दिया अवेलेबल नहीं है, तो दोनों गिवन हुए और नीचे लाइन लिखी हुई कि अवेलेबल टू लेसी नहीं है, फिर ऑब्वियसली फिर वो नहीं है तो नहीं है, फिर क्वेश्चन में नहीं है। गिवन भी है तो फिर हमारे लिए नहीं है भाई।
क्या ये बात क्लियर है? समझ रहे हो एग्जामिनर के पंगे? ले जी, अब इस रेट पे प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। सर इसका सिर्फ इधर ख्याल रखना है? नो 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 भाई, जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू लेनी है इंटरेस्ट रेट का ख्याल रखना है। और आप यहाँ पे तो आपको घुमाएगा, ये एक प्रॉब्लम है जेन्युइन बच्चे का। एक बच्चा जो मेहनत कर रहा होगा ना, वो कहेगा सर मुझे इंटरेस्ट रेट में पंगा पड़ जाता है। मैं जब भी क्वेश्चन ओपन करता हूँ जी भी पंगे में बोलता हूँ, तो प्लीज़ ये लेसी का ये पंगा है, लेसर के भी पंगे होंगे, वो जाके उधर सीखेंगे, लेकिन इस रेट पे प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। हम यहाँ तक साथ हैं? गुड। अब है सर ये फ्यूचर लीज पेमेंट्स क्या है? सर केड़ी पेमेंट, मतलब कौन सी पेमेंट? तो अभी तो बताया मैंने आप लोगों को। तो सर ये जो फ्यूचर की लीज पेमेंट्स है ना, ये कितनी होंगी? सर ये 6 तरह की पेमेंट्स हैं जो कि आ सकती हैं। इसमें दूसरे वाली आएगी नहीं, लेकिन थ्योरेटिकली एमसीक्यूज के लिए पढ़ाऊंगा मैं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सिलेबस में ना एक लिमिट लगाई हुई है कि यहाँ से आगे नहीं है सिलेबस, और वो मैं एडवांस रिपोर्टिंग में हम लोग पढ़ाते हैं, तो वो चीज़ आएगी नहीं, लेकिन मुझे बतानी पड़ेगी। बतानी क्यों पड़ेगी? कि एमसीक्यूज थ्योरेटिकल तो बन सकता है ना, इसलिए बतानी पड़ेगी। सर टोटल कितनी पेमेंट्स हैं यहाँ पे? 3, 4, 5 और 6। 6 पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू लेके हम लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। जब लीज लायबिलिटी आ जाएगी, किधर पुट करेंगे? यहाँ पे, इस एंट्री में। इसका मतलब है हमारा मेन फोकस क्या है? ये वाली एंट्री। क्या हम साथ हैं? बोलो दोबारा, ये ओके है? कंफर्म है? अब सर क्या कौन सी पेमेंट्स हैं सर तो पहली पेमेंट तो आपको पता है, पहली पेमेंट है प्रेजेंट वैल्यू लेनी है आपने फिक्स पेमेंट्स की। फिक्स पेमेंट्स क्या है सर? ये जो इंस्टॉलमेंट आपने फिक्स की हुई है उन लोगों के साथ, फिक्स पेमेंट्स यानी कि इंस्टॉलमेंट्स। अभी मेरी एग्जांपल में क्या चल रही थी? 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 लाख पे करना है। तो मेरे भाई क्या बन गई आपकी, ज़रा जल्दी से बताएं। 1 लाख उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है आपको। क्या ये बात क्लियर है? कंफर्म है? आपको प्रेजेंट वैल्यू लेना आती होगी, लेकिन फिर भी मैं सिखाऊंगा। ये बात क्लियर है? लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए अच्छा लेनी है फिक्स पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ तक हम साथ हैं? इसमें कोई टेंशन तो नहीं है? कंफर्म है? दूसरी, अब ज़रा मज़ेदार काम शुरू होने लगा है, स्टार्ट करते हैं जी। दूसरी क्या है? समटाइम्स ना कॉन्ट्रैक्ट में ना, मैं भाई के पास जाता हूँ, ज़रा ये बातें समझने वाली हैं, ठीक है? सेंस डेवलप करना है, होता क्या है, तो खाली रटे से नहीं गुजारा होना। मैं इस भाई के पास जाता हूँ, मैं इन्हें कहता हूँ कि यार मुझे क्या चाहिए? मुझे प्रॉपर्टी लीज पे चाहिए, रेंट डिसाइड करो। तो कहता है सर रेंट है 1 लाख। मैं ऐसे कहता हूँ 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट। कहता है सर कि पाकिस्तान में ना हालात बड़े अजीब हुए हैं, 46% इन्फ्लेशन आई है, इससे पहले को 44% इन्फ्लेशन आई थी। इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है कुछ समझ नहीं आ रही, तो मैं तैयार नहीं हूँ ये 1 लाख फिक्स करने के लिए। आप इस तरह करें, अगले साल दोबारा देख लेंगे, जो मार्केट में चल रहा हो दे दीजिएगा। क्या ये बात क्लियर है? मैंने इसे कहा यार ऐसे ना कर, 1 लाख फिक्स कर ले। चलो ओवर एंड अबव क्या करेंगे, हर साल के एंड पे ना देखा करेंगे इन्फ्लेशन रेट क्या है, और उस इन्फ्लेशन रेट के साथ जितना इन्फ्लेशन रेट हुआ ना मैं रेंट बढ़ा दूंगा। मैं रेंट यानी 1 लाख है, अगर 10% इन्फ्लेशन आ गई तो अगले साल 1 लाख 10 ले ली, उससे अगले साल भी ले ली इन्फ्लेशन को एडजस्ट करा के। क्या ये बात क्लियर है? लेकिन मैं कह रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट फिर भी मेरे साथ कितने साल का करो? 4 साल का। अब ज़रा बात समझनी है, 1 लाख तो फिक्स कर लिया मैंने कि 1 लाख है, लेकिन इन्फ्लेशन के साथ ये क्या होता रहेगा? एडजस्ट। इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन के फैक्टर ने, इन्फ्लेशन ने इस रेंट को बढ़ा देना। क्या ये समझ आती है? कंफर्म है? और ये एक दफ़ा बढ़ाना है या बार बार बढ़ाना है? हर साल के एंड पे हम बैठा करेंगे कि चल यार आजा दोबारा निकाल लेते हैं। ये बात क्लियर है? तो जो इन्फ्लेशन हुई वो लग के तो रेंट बढ़ जाया करेगा। ये जो इन्फ्लेशन की वजह से वेरिएशन आ रही है ना, क्या आ रही है? इसको हम कहते हैं वेरिएबल पेमेंट बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन। इतनी बात समझ लगी मेरे भाइयों को? कोई टेंशन तो नहीं है? कंफर्म है? यहाँ तक साथ है? मैंने अभी बताया होता क्या, अभी मैं बताता हूँ एडजस्ट कैसे करना है। अच्छा, फिर एक बंदे ने इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करा लिया, मुझे एक और प्रॉपर्टी चाहिए थी, मैं इस वाले भाई के पास गया। ये बात क्लियर है? इसने भी यही कहा सर इन्फ्लेशन के हालात बड़े ख़राब है, तो मैंने कहा इन्फ्लेशन एडजस्ट करा लेना। अब ये बंदा समझदार था, इसने कहा यार इन्फ्लेशन जो है ना वो तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का में जो इंक्रीज़ आया रहा है उसकी एवरेज होती है। इसको पता है कि हमारी मार्केट जो जहाँ पे इसकी शॉप है, जहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है ना, वहाँ पे रेंट ज़्यादा बढ़ते हैं। इसने कहा नहीं सर, मैं इन्फ्लेशन के साथ नहीं वेरी कराऊंगा, मैं मार्केट रेट के साथ वेरी कराऊंगा।
हम 1 साल बाद देखेंगे मार्केट में क्या रेंट चल रहा है। तो हमने डिसाइड किया 5 ब्रोकर्स के पास जाएंगे, 5 से पूछेंगे यार इस प्रॉपर्टी का क्या रेंट है, उनकी एवरेज निकाल लेंगे। ये बात क्लियर है? वो 5 ब्रोकर, इसको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, हम रैंडम जाएंगे। ये बात क्लियर है? वो 3 ये चूज कर लेगा, 2 मैं चूज कर लूंगा, 2 वो यूज कर लेगा, 6 हैं टोटल के पास, 3 हम कर लेंगे और तीनों की क्या निकाल लेंगे, एवरेज। इस तरह कुछ हमने हिसाब लगाया हुआ है। या हमने कहा जी पर्चियां डालेंगे सारे ब्रोकर्स की और जो पर्ची में आ गए उनके पास जाएंगे। तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि वो किसी के साथ मिलकर रेंट ज़्यादा ना करवा ले, मैं किसी के साथ मिलकर रेंट कम ना करा लूँ। अगर मेरे जानने वालों के पास जाएंगे तो मैं पहले फ़ोन करके जाऊँगा यार रेंट कम ही बताना। क्या ये बात क्लियर है? लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि आपने मार्केट रेट्स के साथ क्या करा लिया है, रेंट वेरी करा लिया। क्या ये बात क्लियर है? चलो जल्दी से बताएं, क्या आपको पता है कि अगले साल आप कितना पे करेंगे? ये मज़ेदार काम हो गया। क्या पता है अगले साल कितना पे करेंगे? क्या आपको पता है उससे अगले साल कितना पे करेंगे? सर नहीं पता सर, वो तो मार्केट रेट्स डिसाइड करेंगे, वो तो इन्फ्लेशन से डिसाइड करेंगी। एक जगह पे इन्फ्लेशन, एक जगह पे मार्केट रेट्स। क्या मेरे बच्चों को बात समझ लगी? तो पेमेंट्स क्या होती हैं? वेरिएबल। इस सिचुएशन में स्टैंडर्ड क्या कहता है कि आप लायबिलिटी ना बार बार चेंज करेंगे। इस साल आप जो लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं वो अगले साल तो नहीं रहनी, पेमेंट्स तो क्या हो जानी है, चेंज। अभी मैं कह रहा हूँ लाख रुपए डिसाइडेड है, तो 4 लाख देना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन ये 4 लाख 1 साल बाद 1 लाख तो दे दिया, लेकिन अगले साल ही क्या पता चलेगा, शायद ये 1 20 हो गया। तो लायबिलिटी मुझे दोबारा निकालनी पड़ती है। ये दोबारा लायबिलिटी निकालना सिलेबस में नहीं है, इसको कहते हैं रीसेस करना। लायबिलिटी बार बार रीसेस करके दोबारा कैलकुलेट करना। तो बताइए ये रीसेसमेंट है या नहीं है सिलेबस में? लेकिन आपको पता होना चाहिए ये लीज लायबिलिटी का पार्ट बनती है। और क्यों पता होना चाहिए ज़रा जल्दी से बताएं? थ्योरेटिकल MCQs के लिए। क्या मेरे बच्चों को बात समझ लगी? तो मैं दूसरी पेमेंट पता क्या लिखने वाला हूं, बताएं क्या लग रहा है, क्या लिखने वाला हूं? वेरिएबल पेमेंट्स, जल्दी से बताएं, बेस्ड ऑन, हाँ, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए होती है इंडेक्स। इन्फ्लेशन को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सुना हुआ ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और रेट ये मार्केट रेट्स की बात हो रही है। ये तो ये भी होती हैं। मुझे बताएंगे इसको डिटेल में पूछ सकता है वो आपसे? नहीं पूछ सकता, सिलेबस में नहीं है। क्यों पढ़ा रहा हूं? ताकि अगर एक MCQs आ जाए तो पता हो कि ये भी आता है। क्या ये बात क्लियर है? कितनी रह गई हैं ज़रा जल्दी से बताएं? 4। ये हम लोगों ने कब सीखनी है? कल का टॉपिक मैं बता देता हूँ। कल हम लोग प्रेजेंट वैल्यूज लेना सीखेंगे। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा एनविटीज, रिवाइज कराऊंगा थोड़ी सी सिंपल। और ये 4 बातें पूरी करके हम लायबिलिटी तसल्ली से कैलकुलेट करना सीखेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, राइट ऑफ यूज एसेट कैलकुलेट करना सीखेंगे और इस एंट्री को बनाना अच्छे तरीके से सीखेंगे। क्या ये बात क्लियर है? ओके हो गया? आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।